स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि किस टाइप से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करोगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अब हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस तो कर लिया, बैलेंस करने से हमें क्या क्या उससे इम्प्लीकेशंस मीन्स हमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन हो रही है किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। So balanced chemical equation gives quantitative relationship between reactant and products कि आपके reactant product के quantitative relationship क्या है in terms of mole, mass, number of molecule, mole हो गया, number of molecules, mass एंड वॉल्यूम। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें एक क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स के बारे में पता चला, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास, वॉल्यूम, ये सब चीजें हमें पता चली। इन सबको एक कैटेगरी में डिनोट किया गया विच इज नोन एज स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री क्या बोल रहा है? स्टोइकोमेट्री एक चीज डिफाइन करती है आपके मोल्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, मास को एंड वॉल्यूम को, कि आपके रिएक्शंस के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट करके कितने नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के फॉर्मेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वी विल डिस्कस अबाउट दिस रिएक्शन C+O2 gives CO2। कार्बन की जब रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन क्या अब बैलेंस्ड है या नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चेक करते हैं। दिस इज रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड। इन द रिएक्टेंट साइड देयर इज अ 1 atom of carbon, also in the product side there is a 1 atom of carbon. In the reactant side 2 atom of oxygen, also in product side 2 atom of oxygen. So reaction is balanced now. Our question is that from this reaction what we obtain, what informations or what knowledge we obtain. So this is about stoichiometry. Stoichiometry how? In this reaction 1 atom of carbon, reactant में 1 atom कार्बन का किससे रिएक्ट कर रहा है? 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये हमें इस रिएक्शन को देख करके पता चला। एंड क्या चीज प्रोड्यूस कर रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। इज इट ट्रू? ओके, ये कहां से पता चला? एक रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। एक और चीज पता चल सकती है, 1 मोल सिमिलरली 1 मोल ऑफ कार्बन react with 1 mole of oxygen। ये आपने मोल के बारे में 9th क्लास में अच्छे से स्टडी किया है। मोल एक्चुअली में क्या है? आपके एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस बता रहा है। 1 मोल कार्बन का रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन से, सेम कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 1 मोल ऑफ CO2। सो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें मोल्स के बारे में पता चला कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के एटम कितने मोल्स है, ऐसे सेम रिएक्टेंट के अंदर जो भी सब्सटेंसेस है उनका कितने नंबर ऑफ मोल्स है, सिमिलरली प्रोडक्ट में कितना नंबर ऑफ मोल्स है। एक और इंफॉर्मेशन, अगर इफ वी टॉक अबाउट मास, हियर मास रेफर्स टू द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कार्बन का एटॉमिक मास विच इज 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। सिमिलरली कार्बन का जो एटॉमिक मास है विच इज 12, ऑक्सीजन का, इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्लस करेंगे। 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 एटम का व्हाट? 32 विच इज इक्वल्स टू 44। सो
इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें मास मास रिलेशनशिप भी पता चल गया कि इस रिएक्शंस में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट के मास के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप व्हाट, अगर हम इनको रिएक्टेंट के टोटल मास को प्लस करें तो विच विल आल्सो 44 एंड प्रोडक्ट का मास भी 44 है। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या चीज देखा कि एक केमिकल इक्वेशन अगर वो बैलेंस्ड है तो हमें उससे स्टोइकोमेट्री के बारे में बता सकते हैं रिएक्शन की। और स्टोइकोमेट्री क्या चीज रेफर करती है, मोल, मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑल दीज चीज आर रिलेटिंग टू द स्टोइकोमेट्री। इस रिएक्शन के अंदर 1 मोल ऑफ कार्बन, एटम एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप देखा, मोल्स के बीच में रिलेशनशिप देख लिया एंड हमने इसका मास के बीच में रिलेशनशिप देखा। सो यहाँ पर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कुछ लिमिटेशंस भी है इस केमिकल इक्वेशंस की, या फिर हम कुछ और ऐसी इंफॉर्मेशन ऐड कर दें जिससे केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो अब हम उसमें लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे। हमारी लिमिटेशंस में अब क्या है, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ये जो बोर्ड पर आपको फोर्थ स्टेटमेंट लिखे हैं ये लिमिटेशंस भी है केमिकल इक्वेशन की, और हम इन सबको ऐड करके एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। सो 1 by 1 हम यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन जो ये लिमिटेशंस है या फिर जो इंफॉर्मेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो लिमिटेशंस है यहाँ पर आप देखिए, लुक एट द बोर्ड, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों का हो सकता है यहाँ पे। फिजिकल स्टेट आपकी रिएक्टेंट की भी हो रही है एंड प्रोडक्ट आल्सो। अब फिजिकल स्टेट का मतलब क्या कहना चाह रहा है, हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, मास पता चल गया, कितने मॉलिक्यूल्स कितने एटम सब पता चल गया। लेकिन अगर हम रिएक्शन में उसका ये बता दें कि रिएक्टेंट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस या फिर एक्वस सॉल्यूशन है और एनीथिंग एल्स, तो हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो अभी तक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट नहीं बताई थी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द लिमिटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आप क्या लिखोगे उसमें कि हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने फिजिकल स्टेट जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की नहीं बताई थी। अगर क्वेश्चन आता है इसको कैसे आप और इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, तब आप उसमें आंसर में लिखोगे कि अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को भी इक्वेशन के साथ लिख दें तो वो और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन सकती है। अब पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास सॉलिड है तो सॉलिड के लिए जो सिंबल आएगा क्या होगा, S। अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिक्विड है then symbol is L. If reactant and product is gas then symbol is G. अगर आपका सॉल्यूशन है कोई, सॉल्यूशन में अगर आपका एक्वस सॉल्यूशन है तो आप उसमें क्या लिखोगे, AQ। AQ वर्ड किसके लिए आएगा, एक्वस सॉल्यूशन के लिए। तो अगर आप जनरली हम जो भी सॉल्ट को हम डिसॉल्व करते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं बिकॉज वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो आपको एक्वस सॉल्यूशन से ही डील करनी होगी। एक्वस सॉल्यूशन के लिए जो वर्ड आपको लिखना होगा वो AQ लिखना होगा। अब हम इसमें एक रिएक्शंस को देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। इस रिएक्शंस को आप देखिए, जब तक यहाँ पे ये S, AQ, यहाँ पर भी AQ और G नहीं लिखा हुआ था तब तक आप नहीं बता सकते थे कि ये सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में और गैसियस में। लेकिन इस रिएक्शन को, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख करके आप ये चीज बता सकते हो कि हमें नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, मास सब पता चल रहा है। लेकिन अब एक और चीज इसमें इंफॉर्मेशन ऐड हो चुकी है। वो क्या इंफॉर्मेशन ऐड हुई है, यहाँ पर जिंक कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। ये हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन पता चली, इस रिएक्शन को देख करके।
अगर हमारे पास H2SO4 एक्वस, इट मीन्स व्हाट, ये जो एसिड है उसको हमने वाटर में मिक्स किया हुआ है, तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर इज अ सॉल्वेंट। सेम हमारे पास जो सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है ZnSO4, क्या नेम होगा इसका, जिंक सल्फेट, तो ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। एंड H2 के साथ लिखा हुआ है G, तो G का मतलब क्या हो जाएगा कि गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या हुई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट, कैसे इसको और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं हम, अगर हम वहां पर अगर यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये मेंशन हो जाए कि कौन सी चीज सॉलिड है, गैस है, उनकी फिजिकल स्टेट, तो हम उसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसी के साथ एक और चीज इसमें ऐड होती है, अगर यहाँ पर गैस के लिए हम G लिख सकते हैं और एक अल्टरनेटिवली में ये एरो, ये एक सिंबल और लगाया जाता है फॉर गैस। अगर आपकी रिएक्शन में कोई भी गैस इवॉल्व हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, तो आपके पास गैस के लिए आप G भी लिख सकते हो और साथ में दिस एरो भी लगा सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन को लिखें तो Zn प्लस H2SO4, दिस इज एक्वस, एंड ZnSO4 प्लस H2, तो अगर आपके पास यहाँ पर ये सिंबल लिखा हुआ है मीन्स अपवर्ड एरो, तो ये क्या चीज इंडिकेट करेगा आपको कि ये हमारे पास गैस रिलीज हो रही है। या तो आप G लिख सकते हो और इसकी जगह ऑल्टरनेटिवली आप इस सिंबल को भी नोट कर सकते हो। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास इसमें एक और चीज ऐड करते हैं, सॉलिड के लिए S हो गया, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G। फॉर प्रेसिपिटेट, आपको मैंने लास्ट वीडियो उसमें कुछ बताया था, प्रेसिपिटेट जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट हो जाता है सॉलिड की फॉर्म में, तो या तो PPT लिख सकते हो। प्रेसिपिटेट के लिए अगर किसी भी रिएक्शन में डाउनवर्ड एरो लिख रहे हैं तो डाउनवर्ड एरो भी क्या चीज इंडिकेट करेगा कि ये क्या चीज फॉर्मेशन हो रही है, प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एक रिएक्शन को देखें, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट plus what, NaCl, and formation what, AgCl plus NaNO3. So AgNO3 silver nitrate and NaCl का solution, aqueous solution. So here AQ, NaCl के लिए AQ। अगर हम यहाँ पर एक इस टाइप से प्रेसिपिटेट लगा देते हैं, ये एक सिंबल लगा देते हैं, एक बार इसको फिर से राइट नोट कर देते हैं, दिस इज एक्वस एंड सिल्वर क्लोराइड AgCl, प्रेसिपिटेट का सिंबल हो गया, एंड हेयर NaNO3, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। तो दिस सिंबल डाउनवर्ड एरो क्या चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो AgCl की फॉर्मेशन हुई है वो क्या हुआ है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन। सो फर्स्ट जो हमारी लिमिटेशंस थी वो क्या थी, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में हमने सॉलिड के लिए S लगाया, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और एक्वस के लिए AQ, एंड फॉर गैस एरो क्या लगाया, अपवर्ड, एंड प्रेसिपिटेट के लिए आपको एरो क्या लगाना है, डाउनवर्ड। इस रिएक्शंस को हम आगे और पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। बस अभी के लिए आप ये चीज याद रखो कि हम अगर आपके पास डाउनवर्ड एरो आ रहा है किसी रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड के साथ, तो वो किस चीज को रेफर कर रहा है, आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन को। नेक्स्ट हमारे पास पढ़ेंगे हम सेकेंड लिमिटेशंस, जो कि क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड में यहाँ पर हमारे पास अगर आपके किसी भी रिएक्शन में एसिड को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर दो कैटेगरी अराइज होती है। वन इज डाइल्यूट एसिड एंड नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या है और कंसंट्रेटेड एसिड क्या है। अगर आपके पास डाइल्यूट एसिड में
वाटर की अमाउंट क्या है, मोर, वाटर ज्यादा है और एसिड आपका क्या है, लेस, तो वो आपके पास कौन सा एसिड हो जाएगा, डाइल्यूट। मीन्स आप एसिड को मिक्स तो कर रहे हो वाटर, पर आपका वाटर की अमाउंट क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है और एसिड की अमाउंट कम है उस सॉल्यूशन में, तो आपके पास एसिड कौन सा हो जाएगा, डाइल्यूट। अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है, जस्ट इसका रिवर्स, आपके पास एसिड की अमाउंट तो क्या हो रही है सॉल्यूशन में, मोर, एंड वाटर की अमाउंट क्या हो जाएगी, लेस, तो ये हमारे पास कंसंट्रेटेड। अब हमारे पास अगर हम रिएक्शन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये भी मेंशन कर दें कि डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड, तो हमें उससे और भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी ये वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं हम, Zn सॉलिड प्लस डाइल्यूट H2SO4 एंड ZnSO4 प्लस H2। उससे पहले आपको बता दें कि सिंबल क्या होगा, डाइल्यूट के लिए जो सिंबल आएगा उसको हम DIL से रिप्रेजेंट करेंगे, DIL, और अगर कंसंट्रेटेड होगा हमारे पास एसिड तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे CONC से। तो इस रिएक्शन को अगर हम लिखें Zn सॉलिड प्लस अगर यहाँ पे हम DIL लगा दें, DIL H2SO4 एंड दिस इज व्हाट, ZnSO4 जो कि किस फॉर्म है, एक्वस, प्लस H2 आपने ये सिंबल लगा दिया। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर ये रिएक्शन इस टाइप से लिख रही है तो आपके पास ये इस वाली चीज से देख के आप बता सकते हो कि जो H2SO4 है वो कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, मींस वाटर ज्यादा है और आपका एसिड क्या हो गया, कम। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो, CONC लिख रहा हो, अगर कंसंट्रेटेड है तो उसके लिए क्या एग्जांपल लेंगे, देखो Cu हो गया प्लस HNO3, 4HNO3 विच इज क्या है, 4 तो आपके बैलेंसिंग के लिए लगाया है, यहाँ पर हमारे पास HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, क्या फॉर्मेशन होगा, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस व्हाट, NO2 प्लस H2O। अब ये जो आपका कॉफिशिएंट्स हमने लगाए हैं यहाँ पर, ये क्या है, 2 आपका बैलेंस करने के लिए। अब हमारे पास इसके अंदर आपको ये HNO3 के साथ अगर यहाँ पे CONC लगा दिया जाए तो ये कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन आपका, कंसंट्रेटेड। दिस इज कॉपर के साथ आपने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करी, क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। दिस इज कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रिएक्शन को बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे CONC लगाया है तो कंसंट्रेटेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर एसिड को हमने लिया है वो किस फॉर्म में है, आपका कंसंट्रेटेड फॉर्म में। और यहाँ पर तो ये आपकी रिएक्शन थी, 2 एग्जाम्पल हुए आपके किस फॉर्म में, एक तो आपका एसिड की फॉर्म में, कंसंट्रेटेड की फॉर्म में लगा दिया, नेक्स्ट हमारे पास क्या लगाया हमने, डाइल्यूट की फॉर्म में। तो 2 आपकी लिमिटेशंस हो चुकी है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। तो इसमें आपका हमने डाइल्यूट फिजिकल स्टेट में सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस के लिए AQ, एंड हमारे पास कंसंट्रेटेड के अंदर डाइल्यूट के लिए DIL एंड कंसंट्रेटेड के लिए CONC। अब हम पढ़ेंगे जो कि थर्ड लिमिटेशन के बारे में। सो नेक्स्ट जो हमारी पर लिमिटेशंस होगी और जो लिमिटेशंस बची है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आपको 2 रिएक्शंस को बता दिए गए हैं, 2 लिमिटेशंस को बता दिए। नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।